अच्छा, क्या महेंद्र सिंह धोनी बनने वाले हैं चेन्नई के अगले हेड कोच? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चेन्नई फैंस में काफी खुशी की लहर है क्योंकि चेन्नई की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है। उन्होंने बताया कि स्टीफन फ्लेमिंग के साथ 18 साल लंबे एसोसिएशन का अंत होने जा रहा है। स्टीफन फ्लेमिंग पिछले 18 साल से चेन्नई टीम के कोच थे, लेकिन फाइनली चेन्नई ने यह फैसला लिया है कि अब वो नया कोच ढूंढेंगे और ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि कोच और टीम की आपसी सहमति से ये रिश्ता खत्म हो गया है। यानी अगर जेनजी की भाषा में कहा जाए तो म्यूचुअल ब्रेकअप हो गया है। प्रेस रिलीज में चेन्नई सुपर किंग्स ने कहा है कि इस नतीजे तक पहुंचने के लिए कई दौर की बातचीत लगी और बहुत ही ईमानदारी से डिस्कशंस किए गए। इसके बाद यह तय किया गया कि अब चेन्नई सुपर किंग्स की भलाई के लिए हमें नई दिशा में बढ़ना है और नए कोच की तलाश करनी है। लंबे समय तक टीम के मुख्य कोच रहे स्टीफन फ्लेमिंग अब इस पद से अलग हो गए हैं। भाई सीएसके उनके जो धुरंधर स्टीफन फ्लेमिंग, अब उन्होंने फैसला किया है, इस्तीफा दे दिया हेड कोच से। इस पार्टनरशिप के साथ एक युग का अंत हो गया दोस्तों, क्योंकि स्टीफन फ्लेमिंग आईपीएल के सबसे सक्सेसफुल कोच थे जिनके अंडर में 5 ट्रॉफी एक टीम ने जीती। उनके बाद सबसे ज्यादा ट्रॉफी बतौर कोच महिला जयवर्धने ने जीती है, जिन्होंने मुंबई के साथ 3 ट्रॉफी अपने नाम करी है। लेकिन सुपर किंग्स फैमिली ने सिर्फ आईपीएल से ही नहीं बल्कि बाकी जो उनकी फ्रेंचाइजी थी जो अलग अलग लीग में खेल रही थी वहां से भी स्टीफन फ्लेमिंग से ब्रेकअप कर लिया। यानी चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स और टेक्सास सुपर किंग्स भी अब कोई नया कोच देखेगा। ये नया कोच वही होगा जो आईपीएल में कोचिंग करेगा या फिर अलग अलग लीग के लिए अलग अलग कोच ढूंढे जाएंगे। ये तो भाई आने वाला टाइम ही बताएगा कि होगा क्या। आपको बता देते हैं ये फैसला तब लिया गया जब मेजर क्रिकेट लीग में टेक्सास सुपर किंग्स ने पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी में फिनिश किया और इसके कुछ ही घंटे बाद अनाउंसमेंट आ गई कि अब स्टीफन फ्लेमिंग सुपर किंग्स फैमिली के साथ नहीं रहेंगे। अब अचानक खत्म हो गया है स्टीफन फ्लेमिंग की कोचिंग का सफर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि फ्लेमिंग के जाने के बाद सीएसके का अगला हेड कोच कौन होगा। आपको बता दें स्टीफन फ्लेमिंग ने जहां एक और आईपीएल में इतिहास लिख दिया और उनकी कोचिंग में चेन्नई ने बहुत सारे फाइनल, बहुत सारे प्लेऑफ और बहुत सारे ट्रॉफीज जीती, लेकिन पिछले कुछ समय से चेन्नई का प्रदर्शन आईपीएल में अच्छा नहीं चल पा रहा था। टीम लगातार प्लेऑफ में क्वालिफाई करने में नाकाम थी। हमने आपको बता ही दिया है कि टेक्सास सुपर किंग्स भी इस साल पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे फिनिश की और जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स भी पिछले 4 सीजन से साउथ अफ्रीका टी20 लीग में फाइनल में नहीं पहुंच पाई है। इसी सीजन स्टीफन फ्लेमिंग ने यह बात कही थी कि शायद वो जिस तरीके की कोचिंग कर रहे हैं वो मॉडर्न टी20 क्रिकेट के लिए आउटडेटेड है और हो सकता है टीम को अपनी कोचिंग स्ट्रैटेजी बदलनी पड़े। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले 2 साल से आरसीबी ने टाइटल जीत कर ये दिखाया है कि अब आपको नई तरीके का कोचिंग सेटअप बनाना पड़ेगा, जहां पर जितना जरूरी स्ट्रैटेजी बनाना है उतना ही जरूरी एनालिसिस और डेटा पढ़ना है। चेन्नई सुपर किंग्स क्योंकि इस डिपार्टमेंट में पीछे रह गई थी और इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस में भी साफ गिरावट देखी गई है। शायद इसी वजह से फ्लेमिंग को कोचिंग पद से हटा दिया गया है। फ्लेमिंग ने कोचिंग से इस्तीफा देने के बाद बयान दिया कि 18 साल स्पोर्ट्स की दुनिया में एक पूरी जिंदगी के बराबर होता है और चेन्नई के साथ जो उन्होंने टाइम बिताया है वो उनके करियर का अचीवमेंट है और प्रिविलेज दोनों है। इन 18 सालों में हमने बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया है, ऐसे में बहुत सारी जीत भी हमने हासिल की जो कभी नहीं भूल पाएंगे हम। ऐसी यादें बनाई हमने जो हमेशा साथ रहेंगी। फ्लेमिंग ने यह भी कहा कि चेन्नई उनके साथ हमेशा रहेगी और आने वाले सालों में भी वो चेन्नई को ही सपोर्ट करेंगे। यानी एक तरीके से फ्लेमिंग ने बोल दिया है कि वो चेन्नई के अलावा किसी और टीम की कोचिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते और अभी भी उनकी पूरी लॉयल्टी चेन्नई के साथ ही रहने वाली है। फ्लेमिंग का जाना बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि धोनी ने अपना आखिरी मैच आईपीएल 2025 में खेला था और इस साल तो वो एक भी मैच में दिखाई नहीं दिए, कई बार तो स्टेडियम भी नहीं आए और बहुत से शहरों में उन्होंने टीम के साथ ट्रैवल भी नहीं किया। यानी मतलब यही निकाला जाएगा कि धोनी अब शायद आपको दोबारा प्लेयर के तौर पर तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते दिखाई नहीं देंगे। अब अगर वो प्लेयर की तरह नहीं खेल रहे हैं तो किसी कैपेसिटी में तो उनको टीम के साथ रखना ही है और कई लोगों को तो यह लग रहा है कि फ्लेमिंग को नौकरी से इसी वजह से निकाला गया ताकि धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स में हेड कोच के तौर पर रखा जाए। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि चलिए आप धोनी को आईपीएल में तो कोचिंग दे देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता अमेरिका और साउथ अफ्रीका की टी20 लीग में जो आपकी टीम खेलती है धोनी उसके लिए भी अवेलेबल रहेंगे क्योंकि उनका कनेक्शन चेन्नई सुपर किंग्स के साथ है, जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स के साथ नहीं। सोशल मीडिया पर चेन्नई के फैंस का मानना है कि आप धोनी को आईपीएल में कोचिंग दे दो, बाकी देश में आप जिसको भी कोच रखना चाहते हो रखो, उसमें हमको कुछ नहीं बोलना है। हाँ, हालांकि यहां पर एक इंटरेस्टिंग खबर यह भी निकल कर आ रही है, दिल्ली के कोच हेमंग बदानी चेन्नई सुपर किंग्स के अगले कोच बन सकते हैं। हालांकि चेन्नई फैंस को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और उनके हिसाब से कोच तो उनको धोनी या अगर धोनी ना हो तो फिर सुरेश रैना ही चाहिए क्योंकि इन्हीं दोनों ने चेन्नई का गोल्डन एरा खेलते हुए बनाया था और यही दोनों अब रिटायर होने के बाद चेन्नई का गोल्डन एरा वापस ला सकते हैं। इस बारे में दोस्तों आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताना। आप अगर चेन्नई फैन हो तो आप बताओ आपके हिसाब से अगला कोच कौन होना चाहिए। हम आपको यहां पर एक और बात बता दें, ऐसा लग रहा है कि दुनिया की क्रिकेट में कोच लोगों को बेरोजगार करने की एक मुहिम चल पड़ी है क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने हेड कोच ब्रैंडन मैकुलम को उनके पद से हटा दिया है और इंग्लैंड इस वक्त पर एक नया कोच ढूंढ रहा है। उड़ती उड़ती खबर यह भी आ रही है कि हो सकता है इस कोचिंग पद के लिए रविचंद्रन अश्विन दावेदार बन जाएं।
क्या बात कर रहे हैं? यानी अश्विन इंग्लैंड की टीम को कोचिंग करेंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो बीसीसीआई वालों समझ लेना ये पूरा इल्जाम आप पर होगा, क्योंकि अश्विन जैसा महान खिलाड़ी जिसकी सर्विस हमको लेनी चाहिए, अगर वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के पास जा रहा है तो यानी हमारे बोर्ड में कोई दिक्कत है? लेकिन फिलहाल इंग्लैंड में कोच का सिलेक्शन भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर इंग्लैंड का हेड कोच आईपीएल में भी किसी टीम की कोचिंग कर रहा होगा। हम आपको बता दें फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में एक रूल ये है कि अगर आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हो तो आप किसी नेशनल टीम के साथ नहीं हो सकते हो। गौतम गंभीर के केस से समझ लो आप कि कोलकाता के साथ वो थे, कोचिंग कर रहे थे, लेकिन अगर भारतीय टीम के वो कोच बने तो उनको कोलकाता की टीम छोड़नी पड़ी। इसी तरह इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी प्रोटोकॉल फॉलो करता था कि अगर कोई किसी फ्रेंचाइजी टीम की कोचिंग कर रहा है तो उसको अपनी टीम का कोच वो लोग नहीं बनाएंगे। लेकिन उन्होंने अब इशारा कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं होगी अगर कोई आईपीएल टीम कोच शेयर कर रही हो तो। इससे इशारा ये मिलता है कि इंग्लैंड की टीम एंडी फ्लावर को दोबारा अपना कोच बना सकती है, जो फिलहाल आईपीएल में बेंगलुरु के हेड कोच हैं। वैसे भी जब आईपीएल चलता है तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो होती नहीं है, इसीलिए इंग्लैंड ने सोचा होगा कि कर लेने दो भाई साहब, किसी को 2 जॉब है कर लेने दो, हमारे पास कम से कम एक बढ़िया कोच तो होगा। देखने वाली बात होगी कि क्या आईपीएल का एक कोच किसी इंटरनेशनल टीम का हेड कोच बनेगा, क्योंकि आईपीएल की टीमों को भी तो इस बात से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भले ही इंटरनेशनल कैलेंडर पूरी तरह से ब्लॉक रहता हो लेकिन ऐसा नहीं है कि उस दौरान कोई मैच नहीं हो सकते। अगर इंग्लैंड का शेड्यूल आईपीएल के शुरू में या लास्ट में हुआ तो एंडी फ्लावर कहां जाएंगे और किस टीम की कोचिंग करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा, है कि नहीं। अब क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में अचानक से कोच लोग बेरोजगार होना शुरू हो रहे हैं, इसलिए इंडियन क्रिकेट फैंस बोल रहे हैं कि भैया क्या हमारे वाला भी तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। अब देखो खबर तो ये है कि जब 19 जुलाई को इंग्लैंड का दौरा खत्म होगा, हम वहां से जब वनडे मैच खेलकर वापस आएंगे तो हमारे कोच साहब जिम्बाब्वे तो जा नहीं रहे हैं, क्योंकि वहां पर वीवीएस लक्ष्मण को हेड कोच बनाकर भेजा जा रहा है। तो उस टाइम पर एक रिव्यू मीटिंग होनी है। मेरे इनसाइड सोर्सेज बता रहे हैं कि इस रिव्यू मीटिंग में ज्यादा परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, इसलिए इंडिया के जो कोच हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि फील्डिंग कोच टी दिलीप पर कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम ने हाल फिलहाल में बहुत सारे कैचेस छोड़े हैं, यानी फील्डिंग बड़ी एवरेज करी है हमारी टीम ने। क्या लगता है आपको कि फील्डिंग कोच को जाना चाहिए या उनके अलावा किसी और का भी हटना जरूरी है? कमेंट करके हमें बताना। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और याद रखना आज से इंडिया इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज शुरू हो रही है, जिसके बारे में हमने अपने दूसरे चैनल आरजे रौनक नोपो पे बात करी है। जाकर उस वीडियो को भी जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और हमारे टीआरपी चैनल पर जाकर हमारे पॉडकास्ट को भी जरूर एंजॉय करना। डीआरएस सिस्टम अंपायर की अथॉरिटी को कम कर रहा है? ऐसा नहीं है ना, गेम को साफ कर रहा है, फायदा कर रहा है अंपायर को। अंपायर अच्छी कॉल देता है तो बैक भी तो करता है। ठीक है। आप देखिए ना, पहले आप आज से 15-20 साल पहले जाइए, तब के मैच निकालिए, कितनी मिस्टेक है जो साफ दिखती थी, आप ठीक नहीं कर सकते। अभी तो ठीक हो जाती है। हाँ, अभी भी आप छोटी मोटी माइनर पे घूम रहे हो, आप ये देखें ना 99.9999% तो ठीक हो गया ना। और प्लेयर्स पे प्रेशर है, कब अपील करनी, कब नहीं करनी, कब डीआरएस लेना है। करेक्ट। सो एक और इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया। राइट। यू नीड स्ट्रैटेजी टू व्हेन टू टेक, व्हेन नॉट टू टेक। फालतू में अपील नहीं करनी है या थर्ड अंपायर पे नहीं आपके कीपर भी टेस्ट हो रहे हैं, कब अपील करनी है, कब डीआरएस लेना है। आपने वो कन्वर्सेशन सुनी होगी, प्लेयरों की खड़े होते हैं, फिर करते हैं, और फिर पता लगता है तो बिल्कुल गलत है, अंपायर ही ठीक था। मेरे हिसाब से फायदा कर रहा है गेम को डीआरएस बहुत ज्यादा। सो डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम बोलना सही है क्या? काफ़ी ठीक होते हैं उनका, बिल्कुल। लोग जो बोलते हैं ठीक बोलते हैं, क्योंकि उनको बहुत आइडिया है। और धोनी अगर कीपिंग कर रहा है तो आपको 50% अंपायरिंग आपकी आसान हो जाती है। आपको बता दूं, एक तो प्लेयर्स बिहेवियर अच्छा रहता है, ओके, और वो फालतू की अपीलें कम करते हैं। गलती तो उनसे भी हो जाती है, क्योंकि कई बार नॉइज़ इतनी होती है, कई बार आप किसी एंगल से कवर हो गया बॉल, आपको दिखेगा नहीं, बट वो जनरली ठीक होते हैं।